हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा आज का वीडियो है शाहजहां के ऊपर। जहांगीर का जो पुत्र है, ठीक है। तो जहांगीर की मृत्यु के उपरांत शाहजहां गद्दी पर बैठा है 1627 से 58 तक, ठीक है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय मैं करा देता हूँ। तो जहांगीर का यह पुत्र था, जो कि जहांगीर की एक पत्नी जगतो जगत गोसाई, जो कि मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, उससे जन्म लिया था शाहजहां, जिसका बचपन का नाम था लाहौर खुर्रम, जो कि लाहौर लाहौर में 1592 में पैदा हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, और इसकी शादी होती है 1612 ईस्वी में, ठीक है। और किससे होती है? नूरजहां, ठीक है। नूरजहां वही है जहांगीर की 20वीं पत्नी, ठीक है। तो नूरजहां के भाई एक होते हैं वकील आसफ खां, उनकी पुत्री है अर्जुमन अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, जो कि बाद में मुमताज महल के नाम से फेमस होती हैं। आप लोग जानते हैं ताजमहल इन्हीं के नाम पर बना है, ठीक है। इनसे शादी होती है, जिन्हें शाहजहां ने गद्दी पर बैठने के बाद इन्हें मल्लिका ए जमानी की उपाधि देता है, ठीक है। अब देखिए, जब मृत्यु होने के बाद जब यह गद्दी पर बैठता है 1627 ईस्वी में, तो इसका विरोध हो जाता है, ठीक है। विरोध हो जाता है, और विरोध करता कौन है? मतलब कि नूरजहां विरोध यही करता है, क्योंकि नूरजहां जो कि 20वीं पत्नी है जहांगीर की, वह अपने दामाद शहरयार को उत्तराधिकारी बना देती हैं, ठीक है। उस समय यह रहता नहीं है आगरा में, बना देती हैं इसको। अब देखिए, शहरयार भी जहांगीर का पुत्र है, ठीक है, और खुर्रम भी उसी का पुत्र है, लेकिन खुर्रम किसी और पत्नी से है, शहरयार किसी और पत्नी से है। और देखिए, नूरजहां अपनी पहले पति की जो पहले पति से जो उन्हें पुत्री हुई थी, उसकी शादी करा देती हैं शहरयार से। इस प्रकार से नूरजहां का दामाद कौन हो गया? शहरयार, ठीक है। अब देखिए, अब खुर्रम के पक्ष में कौन था? आसफ खां, इन खुर्रम का ससुर, ठीक है। और राज्य का दीवान ख्वाजा अबुल हसन, ठीक है। ये देखिए, दोनों एक ही में है। राज्य का दीवान जो होता है, ये नाम दोनों एक ही है, ख्वाजा ख्वाजा अब्दुल हसन, ठीक है। इनके पक्ष में होते हैं। तो इन दोनों में युद्ध होता है, और खुर्रम जीत जाता है और गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और गद्दी पर बैठने के बाद यह उपाधि लेता है अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी। इतना लंबा चौड़ा यह उपाधि लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही राज्याभिषेक लेता है, तो इस आगरा में उसके बाद इसका पहला जो विद्रोह करते हैं बुंदेलखंड की तरफ से होता है, बुंदेलखंड की एरिया से, ठीक है। तो बुंदेल के सरदार वो सरदार थे, बुंदेल के सरदार थे जुझर सिंह, ठीक है। वो 1628 में विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब शाहजहां के नेतृत्व में वहां आक्रमण किया जाता है, और शाहजहां आदेश देता है, मतलब कि वहां के भौगोलिक स्थिति देखेंगे, बुंदेलखंड की उबड़ खाबड़ पहाड़ वहाड़ सब उधर हैं। तो ये चारों एरिया से, चारों तरफ से बोल देता है आक्रमण करो, और इसी में फिर जुझर सिंह फंस जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। अब जुझर सिंह आत्मसमर्पण कर दिए, तो ये 5 वर्ष तक अपनी सेवा दी है मुगल साम्राज्य को, ठीक है। अब सेवा देने के बाद ये 1634 ईस्वी में अपने राजधानी बुंदेल की राजधानी ओरछा में वापस लौट जाते हैं। और ओरछा में वापस जब लौटते हैं, तो यह वहां पर गोंडवाना राज्य की राजधानी चौरागढ़, ठीक है। इसकी राजधानी चौरागढ़, यहाँ के शासक थे प्रेम नारायण। यहाँ पर ये जुझर सिंह आक्रमण करते हैं और वहां के शासक को मार देते हैं और कब्जा कर लेते हैं 1635 में। अब देखिए, यहाँ पर शाहजहां ने आक्रमण किया, जीता। जुझर सिंह आत्मसमर्पण कर दी और सेवा देने लगे, और बुंदेल क्या हुआ? इसके आधिपत्य में आ गया, अधीन हो गया। और ऐसे ही गुंडवाना भी शाहजहां के अधीन था। तो
एक अधीनस्थ राज्य दूसरे अधीनस्थ राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता बिना बादशाह के अनुमति के, ठीक है। तो इसके जब ये आक्रमण कर दिए तो ये मतलब कि मुगल नीति के हिसाब से यह क्या हो गया, अपराध हो गया, ठीक है। उसके बावजूद अपराध हो गया तो सजा देना चाहिए। तो यह क्या करते हैं शाहजहां, इसको सजा के बगैर मतलब कि न देने के बदले इसे बोलते हैं कि आइए आपको गोंडवाना के जितनी जागीर ही आपको एक क्षेत्र दिया जाएगा, लेकिन गोंडवाना को छोड़ दीजिए आप। तो यह क्या करता है, उधर सिंह इनकार कर देता है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर औरंगजेब को इसके विद्रोह का दमन करने के लिए भेजता है और वह 1635 में इसका समाप्त कर देता है और उसका मृत्यु भी हो जाता है चूसर सिंह का, ठीक है। अब आगे देखिए, और ये देखिए ये औरंगजेब का पहली विजय भी होता है, जो कि वह मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाता है, ठीक है। आगे भी इसके जब औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे उसमें भी और है मस्जिद को तोड़कर, शाहजहां भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाता है, ठीक। देखिए आगे, और ये अगला विद्रोह होता है खान ए खाना लोधी का विद्रोह। देखिए पूरा नाम है खान ए खाना लोधी, ये पूरा नाम है। ये विद्रोह कर देता है। ये था कौन, यह मुगल साम्राज्य को सेवा देता था और उसके साम्राज्य विस्तार में भी साथ देता था। और यह बुंदेल में जब ये लोग गए थे आक्रमण करने, उसके साथ भी यह था, शाहजहां के साथ भी और औरंगजेब के साथ भी था। लेकिन जब यह वहां पहुंचता है दरबार में तो इसको सम्मान नहीं मिलता है जैसे जहांगीर के समय में इसको सम्मान मिलता था। तो इसे बहुत अच्छा नहीं लगता है, यह कर देता है विरोध, भैया मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, ठीक है। मैं आपके पिता के काल में तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, विरोध करता है मुगल दरबार में ही, ठीक है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और ये जान जाता है कि अब तो भाई मेरी खैर नहीं है, और यह जान बचा के भाग जाता है। और भागता कहाँ है, देखिए राज दरबार विद्रोह भाग जाता है दक्षिण की तरफ, ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ। और इसका पीछा पीछा करते करते शाही सेना पहुंच जाती है चंबल नदी के किनारे, ठीक है। फिर वहां पर युद्ध करते हैं किससे, और खाना लोधी से युद्ध हो जाता है। और वहां से भी यह भाग जाता है चंबल नदी किनारे से भी, वो कहां जाता है, अहमदनगर, ठीक है। अहमदनगर जाता है तो वहां पर फिर 1631 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आगे फिर इसमें अहमदनगर की बात आएगी जब दक्षिण की बात होगी तो, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये अहमदनगर जाकर यहाँ आक्रमण करते हैं और इसको मार देते हैं, ठीक है। अब देखिए अहमदनगर के बाद में एक बार और मैं बताऊंगा अभी। फिर इसके बाद विद्रोह देखिए, पुर्तगालियों का विद्रोह देख लीजिए थोड़ा सा है। अब देखिए पुर्तगाली को जहांगीर ने दे दिया था एकाधिकार नमक का व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ये हुगली नदी के किनारे अपना वहां बंदरगाह था हुगली नदी पर, तो वहां पर करते थे, बंगाल में पड़ता है। इसलिए ये लोगों ने वहां पर एकदम हुक्म जताना शुरू कर दिया, ठीक है। वहां के लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाना शुरू कर दिया और बाजारों में लूट मार करते रहते थे, ठीक है, और करोड़ लेते रहते थे, ऐसा न दिया। अब बादशाह को पता चला और ये बंगाल के गवर्नर को मोहम्मद खां था, उसको आदेश देते हैं, ठीक है, अधिकार जमाने के लिए वापस। तो फिर यह वहां 1632 में आदेश दिया। फिर वहां जाकर यह 4 माह तक हुगली नदी को, पूरा हुगली बाजार जो नदी है पूरा घेरते हैं और वो लोग पर भाग जाते हैं, आक्रमण जो भी होता है। तो हुगली नदी पर फिर वापस इनका मुगल साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखते हैं शाहजहां के दक्षिण अभियान। तो उस दक्षिण अभियान देखिए वहां से ही शुरू करते हैं जब ये इसका एक विद्रोही खान ए जहां लोधी विद्रोह कर किया था, ठीक है। हालांकि शाहजहां ने दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तार अपने पिता के ही तरह, दादा और परदादा बाबर और अकबर की तरह इसका भी नीति था कि साम्राज्य विस्तार किया जाए, ठीक है। जो जो कब्जा वापस ले लिए थे पहले से मुगल साम्राज्य से, ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। इसी का है एक, इधर देखिए कि खान ए जहां, सॉरी मैंने देखिए पिछला वाला विद्रोह में अब देख रहे होंगे तो उसमें खान ए जहां की जगह खाने खाना मैंने लिख दिया था, क्षमा कीजिएगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि इसका जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसमें अहमदनगर सबसे पहले इसने देखा दक्षिण की तरफ में, ठीक है। और इसे एक बहाना चाहिए था, जो कि बहाना मिल गया खान ए जहां लोधी, जो कि भागकर अहमदनगर गया था, ठीक है। अब देखिए अहमदनगर के शासक थे मुर्तजा निजाम, ठीक है। अब ये
महाबत खां के नेतृत्व में मुगल सैनिक यहाँ पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, और विजय प्राप्त करते हैं 1633 में, ठीक है। और उसके बाद गोलकुंडा, इसी के साथ साथ गोलकुंडा पर भी, गोलकुंडा के शासक थे शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब महाबत खां इन पर दबाव बनाता है और यह संधि करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी समय यहाँ पर ही औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बना देते हैं और शाहजहां, ठीक है। उसके बाद जो गोलकुंडा के पीएम थे, मतलब कि वजीर मोहम्मद सईद, इनको मीर जुमला के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसी के साथ साथ बीजापुर, ठीक है। अब बीजापुर के जो शासक थे उनका नाम है मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। अब यहाँ पर आसम खां का नेतृत्व रहता है, ठीक है। आसम खां ने बीजापुर को घेरा, लेकिन आदिल शाह ने मराठा का सहायता प्राप्त किया, तो इसकी वजह से घेरा वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर दोबारा 1638 में शाहजहां ने दौलताबाद की ओर रुख किया। उसी समय बीजापुर बहुत कमजोर था और इसने आक्रमण भी कर दिया। आक्रमण करने के बाद दौलतापुर, बीजापुर, ये सब इस मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक। और उसके बाद देखिए, गोलकुंडा में रहने वाले मतलब मराठा से रिलेटेड हैं भोसले, इन्होंने मुगल के साथ संधि कर लिया, ठीक है। और बीजापुर को की सेवा देने का अधीन हो गए, ठीक है। मतलब कि वहां बीजापुर में ये रहेंगे, गोलकुंडा में भी थे, बीजापुर में रहेंगे, और 1/3 भाग मुगल ने, मतलब शाहजहां ने बीजापुर को दे दिया था। जहां पर सेवा कौन कर रहा था? मुगल साम्राज्य के अधीन होकर ऐसे भोसले, क्योंकि संधि हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए, बाद में क्या होता है कि यह इसके साथ और भी सारी एक आगे में आगे फिर इस पर हम आते हैं दक्कन पर, ठीक है। इसको भी हम होल्ड करते हैं, ये दक्कन को आपको कब समझ में आएगा, अभी यहां तक आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद कंधार। कंधार देखिए 1622, ठीक है। यहां पर हम कहां तक थे? 1638, लेकिन 1622 में क्या हुआ था हम पहले जान गए थे। 1622 में जब जहांगीर का शासन था, ठीक है, तो वहां पर एक अफगान शासक थे अब्बास, ठीक है, अब्बास, और उसने कंधार पर कब्जा कर लिया था। ईरानी थे, ठीक है। अब ईरानियों के हाथ में चला गया कंधार, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सही था, ठीक है। वहाँ हमला आक्रमण के कार्यों के से बचने के लिए उज्बेकों और ईरानियों, अफगानियों के बचने के लिए कंधार, खैबर दर्रा के कारण। अब देखिए, जब 1638 आया तो उसने ईरान के जो शासक थे अब्बास, वो किलेदार यहाँ के करीबी शासक अली मर्दान खां को दे दिए थे कि आप यहाँ रक्षा कीजिएगा किले के कंधार का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो किलेदार थे अली मर्दान, इनकी शक्तियां बढ़ने लगी। अब अब्बास को क्या हुआ कि इसको खतरा होने लगा कि इसकी शक्तियां बढ़ने लगी। इसने क्या किया, अली मर्दाना से जो सिक्योरिटी देता था वो वापस ले लिया, ठीक है। अब्बास ने वापस ले लिया। अब इसमें क्या हुआ, अब अब्बास मर्दाना को लगने लगा कि अरे ये तो मेरी मृत्यु के करीब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका यही था कि ये विख्यात हो रहा है, इसकी शक्तियां बढ़ रही है, खत्म किया जाए। अब्बास यही चाहता था। इसने क्या किया, इसने मुगल से हाथ मिला लिया। अब मुगल से हाथ मिला लिया तो इसने आमंत्रित किया कि आइए। अब आया, जब मुगल वाले जब आए तो ये एकदम बिना किसी रुकावट के मतलब कि किले की चाबी मुगलों को सौंप देते हैं, ठीक है। अब फिर देखिए, किला किसके तरफ आ गया? मुगल साम्राज्य की ओर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, 1648 ईस्वी में शाह अब्बास दूती, मतलब अब्बास दूती, वही ईरानी वाला जो अफगान के शासक बना था, आक्रमण करता है, ठीक है। और वहां का जो गवर्नर था दौलत खां, मुगल का गवर्नर था कंधार का, वो रहता है, और उसने आक्रमण करता है। और जो मुगल की सैन्य टुकड़ी रहती है वो काबुल में रहती है। वहां पे जाने पर ना कोई प्रतिक्रिया हो पाता है। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत गवर्नर दौलत खां को पर अधिकार हटाया और तुरंत वहां कब्जा कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब 1649 में औरंगजेब के नेतृत्व में गए वहां पर कब्जा करने के लिए, असफल हो गए, ठीक है। अब फिर औरंगजेब को फिर शाहजहां भेजता है 1652 में, फिर वह असफल हो जाता है, तो ये वहां छोड़ ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं बल्क अभियान। बल्क अभियान बाबर और हुमायूं, ठीक है, और तैमूर, ये यहाँ के ही रहने वाले थे, बल्कि बल्क की तरफ से, ठीक है। बल्क और
क्या है, बुखारा की तरफ के रहने वाले थे, अफगानी थे। तो ये सोचता था कि मैं अपने दादा परदादा जो थे, लकड़ा दादा जो भी इतने पुराने लोग की जमीनों को मैं कब्जा में फिर ले लूंगा मुगल साम्राज्य के अंदर। लेकिन ये तो पूरा जानता नहीं था, उधर की एरिया के बारे में इतना जानकारी थी नहीं। अब वहां भी ये अपने भेजता है, अपने दूसरे बेटे को भेजता है, ठीक है। अब देखिए वहां पर, अब वहां पर क्या होता है कि बल्ख बल्ख जो थे शासक, उनका नाम मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ, नजर नजर मोहम्मद, ये बुखारा और बल्ख के क्या थे, शासक थे, ठीक है। अब इनके ही एक बेटे ने बुखारा पर कब्जा करके, अब्दुल अजीज ने विद्रोह करके बुखारा पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये सहायता के लिए किसको बुलाए, शाहजहां को। शाहजहां ने मुराद को भेज दिया, दूसरे बेटे को अपने मुराद को भेज दिया कि यहाँ करो। अब मुराद को क्या पता चल गया, ये तो गया हमला करके। अब इतना बेहतरीन तरीके से 50,000 सैनिकों के साथ गए मुगल, मुराद के साथ, ये दूर से देखा, ये पहचान किया कि ये लोग मुझे सहायता करने नहीं आ रहे हैं, मेरे पर कब्जा करने आए हैं। ये तुरंत अपनी दौलत लेकर भाग जाता है अफगान, ठीक है, ईरान अफगान उधर भाग जाता है और वहां पर कब्जा हो जाता है। अब देखिए वहां पर अधिकार तो हो जाता है। अब अधिकार होने के बाद उधर की एरिया पहाड़ी थी, वहां बर्फ हमेशा रहते थे, ठीक है। अब उसी के बेटे ने, बल्ख ने, ये बुखारा का जो बेटा था अब्दुल अजीज ने, इसने और लोगों को, अफगानियों को एकत्रित किया, ठीक है। एकत्रित करने के बाद उसने गुरिल्ला पद्धति अपनाया। पद्धति करने के बाद वहां के लोगों को मारना, मुगल के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया ये गुरिल्ला पद्धति के हिसाब से। अब वहां पर फिर ये परिस्थिति को देखते हुए वहां पर शाहजहां औरंगजेब को भेजता है। औरंगजेब पूरी आबादी में एकदम कड़ाके की ठंडी में वहां बीचों बीच पढ़ता है, नमाज पढ़ता है। सब देखकर हैरान हो गए। हालांकि इनका जीत हुआ, लेकिन वहां से फिर वापस देखते हुए नजारा, फिर ये भागकर वापस चला आया। नजर मोहम्मद आया तो शाहजहां के पास, देख लिया शाहजहां कि अरे भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा सैनिक का लॉस हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया, संधि करना उचित समझा, संधि कर लिया और ये लोग को, अपने सैनिकों को, ये सबको वापस बुला लिया। अब देखिए इसके साथ साथ ही काबुल पर हमला होता रहता था, ठीक है, उज्बेकों का और बलूच अफगान काबिलों का, ये सब साजिश होती रहती थी। इससे बहुत डर रहता था। बाद में उसका भुगताना उसको देना पड़ा शाहजहां को, ठीक है, कि सब लोग हथिया लिए उधर के एरिया, ठीक। उसके बाद देख लीजिए, अब जब यहाँ पर इतना ये कर लिया, पूरा पहाड़ी इलाका में इसका सैनिक सब खत्म हो गए, बहुत सारे पैसे सैनिक खत्म हो गए थे, क्या किया, इस दक्कन में उस पैसे को सब लेने के लिए कि भैया आप तो राजशाही में पैसे कम हो गए हैं, ठीक है, तो पैसे कैसे आ जाए, तो इसने क्या किया, दक्कन में संधि खत्म कर दिया। किसकी संधि, गोलकुंडा और बीजापुर की संधि खत्म कर देता है 1556 में, ठीक है। सॉरी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ रहेगा 1656, ठीक है। 1656 में ये संधि खत्म कर देता है बीजापुर गोलकुंडा की। अब देखिए बीजापुर में क्या हुआ, शाहजी भोसले की जो शक्ति उभर रही थी और गोलकुंडा के जो थे मीर जुमला, उनकी शक्ति बढ़ रही थी, ठीक है। अब क्या किया, अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो संधि टूटी, तो यही दोनों को, संधि को खत्म करके इन्हीं दोनों के राज्यों से सारी पैसा वसूल करना चाहा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दक्कन के यहाँ मैंने क्यों छुड़वाया था, समझ में आया, इसी के कारण, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ 1638 से 1656 में आ जाते थे, समझ में नहीं आता। इसके वजह से यहाँ पे जो यहाँ पर धन खर्चा हुआ इसका पूरा ढेर सारा, वो उसको यहाँ संधि तोड़ा और इन सबको अपने अधीन ले लिया, ठीक है, फिर किया। क्योंकि ये संधि होने का मतलब क्या था कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया होगा कि ये जो अधीनता ये बोलता था, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग किराया उराया दे रहे हैं, जितना वो लोग देते थे बस उतना ही, बाकी जो और एक्स्ट्रा वहां पर वसूली होती तो वो तो वहां का ही राजा रखता था, शासक रखता था, ठीक है। तो ये जब अलग कर लेगा तो इसके पूरा का पूरा इसे मिलेगा, ठीक है। ये चाहेगा तो और अधिक मंगवा सकता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जब यहाँ पे इधर देखिए, जब यहाँ अधिकार करने गया था तो यहाँ पर मैं धार्मिक नीति में बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, वहां पर इसकी आपको समझ में आएगा जो इसके बाद की कहानी इधर की है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। सिख विद्रोह देखिए 1628 ईस्वी में, ठीक है। तो सिख के छठवें गुरु थे हर गोविंद
सिंह, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मुगल के शाहजहां से इसका झगड़ा कैसे होता है, देखिए थोड़ा सा, कि जो शाहजहां का बाज है यह उड़कर चला जाता है हरि गोविंद के खेमे में, और यह बाज देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये शाहजहां के दरबार में हरि गोविंद सिंह के कुछ मित्र रहते हैं जो ये बात को मतलब कि समझा बुझा कर खत्म कर देते हैं झगड़े को, ठीक है। और दूसरा झगड़ा देखिए, गुरु गोविंद सिंह गोविंदपुर नामक, ठीक है, गुरु गोविंदपुर नामक एक नगर बसाते लगते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, शाहजहां जो कि उसी की एरिया में आप जितना उसका क्षेत्र कब्जा किया हुआ है, उसी के एरिया में आप एक गोविंद नगर नामक एक शहर बसाएंगे उसके बिना आज्ञा के, तो उससे विरोध तो आपको विरोध करने से मतलब कि दमन तो करेगा ही आपका, ठीक है। तो गोविंदपुर नामक नगर बनाते हैं, इसका विरोध करता है शाहजहां और आक्रमण करने के भेजता है। और किसको भेजता है, फौजदार अब्दुल्लाह को भेजता है, खां को, और ये अपने सेना लेकर जाता है और परास्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा तीसरा देखिए कैसे झगड़ा होता है। एक विधि चंद्र बहुत प्रसिद्ध डकैत था, ठीक है। वह क्या हुआ, जहां पर राजशाही घोड़े रहते थे, राजशाही घोड़ा का मतलब जो कि उनके मतलब कि राजा के जो ढेर सारे घोड़े जहाँ रखे रहते हैं, देखभाल होता है, वहां से दो बेहतरीन घोड़ों के चुरा लेता है डकैत, ठीक है। अब चुराने के बाद ये क्या करता है, अपने गुरु, जो इसके गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह, इसको दे देता है। अब पता है इसमें दे भी तो देता है, लेकिन ये क्या करते हैं, हरगोविंद ये इसके घोड़े को स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार कर लेते हैं तो फिर इसको लगता है बुरा शाहजहां को, फिर वह आक्रमण करने के लिए भेजता है, ठीक है। फिर इस बार और शक्तिशाली सेना भेजता है, फिर भी वो सेना क्या होता है, परास्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बाद में समझ में आया सिख गुरु को कि नहीं, ये हमें इसमें पढ़ना नहीं चाहिए युद्ध में। फिर ये कश्मीर के किरत सिंह पे चले गए और अपने धर्म को आगे बढ़ाने में, प्रचार करने में वहां चले गए और युद्ध को छोड़ दिए, ठीक है। तो भाई लोग, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया पिछले वाले का। अब देखते हैं शाहजहां की धार्मिक नीति, ठीक है, इसने क्या क्या किया। तो पहला है, इसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया 1632 में, ठीक है। और मुस्लिम कन्या का विवाह हिंदू लड़के से नहीं हो सकता है, उसका निषेध। गोवध पर रोक। अब गोवध पर रोक कब लगाया था, देखिए खंभात गुजरात के खंभात की जो उधर खाड़ी है, उधर के हिंदू लोगों ने इसे आग्रह किया था कि गोवध ना करा जाए, तब यहाँ पर यह गोवध को रोक दिया था खंभात में, ठीक है। और सिजदा समाप्त कर दिया। सिजदा को देखिए होता था अकबर के समय में, अकबर ने सिजदा किया था। इसमें क्या होता था कि आपको पीछे हाथ करना है, घुटने के बगल ऐसे बैठना है, फिर आपके सर को पूरा चूमना है नीचे तक, ठीक है, जमीन को चूमना चाहिए। और इसने इसे समाप्त कर दिया। शाहजहां ने इसे हटा के चाहर ए तस्लीम प्रभरा शुरू किया। और इसका मतलब क्या था, 4 बार झुककर, ठीक है, 4 बार आपको झुककर ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि आप पूरा अपने आप को समर्पण कर दिए, ठीक है, पूरा उसको। और इलाही सहमत, अकबर के द्वारा इलाही सहमत लागू किया गया था, तो इसने बंद करके हिजरी सहमत दोबारा शुरू किया, ठीक है। उसके बाद देखिए राजपूत के लिए इसने क्या क्या किया। राजपूत जगत सिंह चित्तौड़, जो कि अमर सिंह उधर थे की राजधानी मारवाड़ की उधर थी, मेवाड़ की, वही पे। तो वहां पे ये क्या किया, जो किला था चित्तौड़ का किला, उसे मरम्मत करवा रहे थे। तो इसे कहीं खुफिया से पता चला या गलतफहमी हो गया कि ये संधि तोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये तुरंत आक्रमण कर देता है। और फिर शायद संधि तोड़ ही दिए थे, क्योंकि ये माफी मंगवाता है उन्हें, और इनको राजा जगत सिंह को क्षतिपूर्ति देना पड़ता है। जब माफी मांग लेता है और क्षतिपूर्ति कर देता है, तो ये छोड़ देता है, वापस चलाता है, ठीक है। और देखिए क्या कहता है, किसी भी राजपूत के सूबेदार नहीं बनाया, ठीक है, पहली बात। और एक अपवाद स्वरूप एक शाही दीवान थे रघुनाथ, बस, और कोई नहीं है, यही थे बस एक। और देखिए इसके काल में विदेशी यात्री कौन कौन आए। तो पहला विदेशी यात्री है जीन बैप्टिस्ट क्या है द्रेवेनियर आया। ये एक जौहरी था, ठीक है, ये एक जौहरी था। और एक फ्रांसीसी फिर आया, ये भी फ्रांसीसी ही था। ट्रेवेनियर भी क्या था, फ्रांसीसी था। ट्रेवेनियर भी फ्रांसीसी था। ट्रेवेनियर ये भी फ्रांसीसी था, देखिए। और दूसरा आया बर्नियर, ये भी क्या था,
ये फ्रांसीसी था और चिकित्सक था। और जब ये आया था तो इसके बेटों के बीच युद्ध हो रहा था, मतलब 1600 किसमें आया, 1626 27 में शाहजहां, तो ये 1625 26 में वो लोग बेटे इसके युद्ध कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर इटली के आए, मतलब इतालवी आया, पीटर मुंडी और निकोलो मनुची, ठीक है। एक है इसने बुक एक लिखा है इसके बारे में, और इसने एक निकोलो मनुची ने एक वृत्तांत लिखा है, मतलब कि बहुत लोगों का, मुगलों बहुत लोगों के बारे में स्टोरी, उसके बुक का नाम है स्टोरियो डी मोगोर, ठीक है। यह सब याद रखिएगा। देखिए ये सब मेरे इंपॉर्टेंट है, ये और ये सब कौन आया था, ये सब, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अन्य अन्य क्या क्या उसने किया, उसके दरबारी कवि कुदसी थे शुरू में, बाद में उसने अपने कवि को हटा कर अबुल कालीन को बनाया। सरकार उसके दरबारी इतिहासकार थे अबुल हमीद लाहौरी, ठीक है। और इसी के मतलब कि अबुल हमीद लाहौरी के ही टाइम पीरियड में कादरी लाहौरी वारिस भी थे, ठीक है। और देखिए उसने फैज नामक एक नहर बनवाया, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। और एक नहर पहले से था वहां पर, नहर ए साहिब, उसे मरम्मत कराया और 60 मील तक उसे और बढ़ा दिया। उसका नाम रखा नहर का नगर ए शाह, ठीक है। उसके बाद जवाब ए हासिल, एक जवा जवा वह हासिल, ये क्या था, ये मतलब कर एक प्रकार का था। तो उस कर को हटाकर इसने तिमाही और छमाही पर किया, कर के देने की, लेन देन की व्यवस्था, कर देने की या लेने की व्यवस्था को इसने। जवा जो था मतलब कि किसानों से किया जाता था, और ये वसूली के टाइम था, ठीक है, हासिल जो करना, ठीक है। उसके बाद देखिए जारी व्यवस्था, इसने जो कर देने की व्यवस्था है उसने जारी पर कर दिया, ठीक है। और तख्त ए ताउस, तख्त मतलब ताउस वही है जिसमें कोहिनूर लगा था, और किसके नेतृत्व में बना, बेग बादल खां के नेतृत्व में बना, ये याद रखिएगा। उसके बाद पंडित के दरबार में पंडित जगन्नाथ थे, इसने इनको महाकवि राय की उपाधि दी। इनका एक फेमस है गंगा लहरी, ठीक है, बुक गंगा लहरी ने लिखा एक। और उसके बाद एक कवि चंद्राचार्य विद्वान थे, तीर्थ, इन्होंने बनारस के थे, इन्होंने इसे अपील किया कि आप माफ कर दीजिए, तो इसने शाहजहां ने तीर्थ कर समाप्त कर दिया, ठीक है। और इन्होंने अपने जितने भी बुक और दर्शन कुछ भी लिखा उसमें बड़ा गुणगान किए थे इसके पुत्रों के बारे में, क्योंकि दारा के बारे में मैं आगे बताऊंगा। और स्थापत्य कला इसके समय में स्वर्ण काल चल रहा था, क्योंकि यह भव्य इमारतें बहुत डिजाइन मतलब जो आज भी आप देखेंगे, और संगमरमर का बहुत मिलता है डिजाइन बना हुआ, और अलंकार, ये सब सौंदर्य इसके ही काल में बहुत ऊपर थे, स्वर्ण काल कह सकते हैं। अब देखिए इसी काल में एक भीषण अकाल भी पड़ता है, इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, चर्चा लाहौरी ने किया, ठीक है। और वह एक पीटर मुंडी जो इतालवी का आया था, इसने भी अपने बुक में इसकी चर्चा की, भीषण अकाल की। और एक विद्वान सादुल्ला खां दीवान, ठीक है। और कश्मीर दीवान घोषित किया था, सादुल्ला खां को दीवान बनाया था इसने। और कश्मीर को लाहौर से, ठीक है, कश्मीर को लाहौर से अलग किया, और छत्ता को मुल्तान से अलग कर दिया, उड़ीसा को बंगाल से अलग किया। और ये अलग करने के बाद 3 सूबा और बनाया, पहले से 15 सूबे थे, 3 सूबे इसने और बना दिया, कितना हो गया, 18 सूबा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये याद रखिएगा किसके काल में सूबा बढ़ा, सूबा के नंबर बढ़ गया, 15 से 18 हो गया, वो शाहजहां के काल में हुआ, ठीक है। आगे देखिए इसने ही राजधानी आगरा से दिल्ली करवाया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और वहां पर एक शाहजहानाबाद नगर बसाया। उसके बाद देखिए 52 उपनिषद फारसी अनुवाद, मतलब कि जो फारसी में लिखे, मतलब कि संस्कृत में लिखे हुए थे उपनिषद, इसने उसको फारसी में अनुवाद कराया, ठीक है। और किसने करवाया, किसके देख रेख में हुआ था, दारा सिकोह इसका बड़ा बेटा, ठीक है। और ये किस किस चीज में किया, जब वो लिखा तो हालांकि इसने पंडितों का सहारा लिया था, कुछ पंडितों का सहारा लिया, क्योंकि संस्कृत उतना आता नहीं था, किसको पंडित लोग भी जानते हैं संस्कृत आ रहा था। तो उसने सिर ए अकबर उस पर उड़ रहा है, उड़ गया सर। अब देखिए ये बड़ा पुत्र था, और देखिए, और ये इसको एक उपाधि, मतलब कि लेपुनेल एक इतिहासकार है, उन्होंने इसको दारा सिकोह को लघु अकबर नाम दिया है, ठीक है। अब देखिए दारा सिकोह को एक उपाधि देता है शाह ए बुलंद इकबाल,
कौन देता है? शाहजहां उपाधि देता है, शाह ए बुलंद इकबाल उपाधि देता है। अब देखिए उसके बाद, और इसकी सबसे मूल रचना है दारा सिकोह का मज्म उल बहरीन, ठीक है, सबसे बेस्ट इसकी रचना है। उसके बाद देखिए इसकी एक विदुषी पुत्री होती है, दारा सिकोह के बारे में और बताऊंगा आपको लास्ट में। देखिए इसके बारे में देखिए, एक विदुषी पुत्री है, मतलब कि विदुषी पुत्री का करने का मतलब है कि किसी विदेशी औरत के साथ उगा हुआ है, ठीक है, वो सब छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। शाहजहां जहां आरा इसकी पुत्री विदुषी पुत्री थी दारा सिकोह, ठीक है। गिरफ्त देखिए इसके बाद क्या हुआ है, यह दारा सिकोह के साथ ही आगरा में रहती थी, ठीक है। गिरफ्तार करवाया जब इन दो सबके भाइयों के बीच उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा हो रहा था, युद्ध चल रहा था, तब यह विदुषी पुत्री जहां आरा को औरंगजेब ने गिरफ्तार करवा लेता है। यह आजीवन विवाहित रहती है। यह सूफी संत एक थे मुल्ला शाह के ऊपर एक बुक लिखती है, शाही बिया पुस्तक, ठीक है। आग से जलकर इसकी मृत्यु हो गई थी, आग से जल के मर गई थी, और इसने औरंगजेब ने इसे प्रथम महिला का औहदा दिया हुआ था अपने। आगे चलते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हेलो दोस्तों, तो हम देखते हैं शाहजहां के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन होता है, ठीक है। जो उसके चार पुत्र हैं, देखिए एक ही माता से जन्मे हुए चार पुत्र, ठीक है, मुमताज महल के, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा मुमताज महल, ये मतलब कि बहुत फेमस है, ताजमहल बनवाया इसने शाहजहां ने इनके लिए। मैं उनकी मृत्यु के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता, इनकी मृत्यु हुई थी मतलब कि इतनी सुंदर थी, क्या ही कहा जाए, ऐसा लिखा गया है, सब बोलते हैं। तो कि ये जब अपना 13वां 14वां बच्चा जब पैदा कर रही थी तभी इनका देहांत हो गया था, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इनके चार बेटे हैं, ठीक है। दारा सिकोह, शाहसूजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, सबसे बड़ा बेटा है दारा सिकोह जो कि बहुत प्रिय है शाहजहां का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उत्तराधिकारी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दारा सिकोह पंजाब का राज्यपाल है।